वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत का संविधान हम लोग लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शासन प्रणाली का एक लेक्चर हम लोगों ने पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, उस पहले लेक्चर में हम लोग किस प्रकार से लोकतंत्र, राजतंत्र, साम्यवादी सरकार, इन सभी के बारे में चर्चा कर ली थी और हमने 30% लगभग कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे संबंधित जितने भी हमारे शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न बनते हैं, चाहे यूपीएससी में आए हो, चाहे यूपीपीसीएस में हो या अदर स्टेट में या एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और आप आने वाले समय में आप देखेंगे ये किस प्रकार से सारे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित हो सकते हैं। ठीक है, और ये पहला प्रश्न हमने उठाया है, यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है और प्रश्न ये कहता है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि, ठीक है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट के या आप एक बार पढ़ के नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए एक और वजह जो है, आज तो प्रश्नों के साथ उनके उत्तर भी आपको मिलेंगे। इसका कारण एक ये है कि हमारे जो कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है, उन्होंने जब पिछली क्लास करी थी तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे कि उन्होंने एक बार तो क्लास को देख लिया था, लेकिन जब वो पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन को दोबारा बैठे थे तो उनको आंसर देखने के लिए फिर से वीडियो को देखना पड़ा। तो आप लोगों का समय बचाने के लिए पीडीएफ पहले अपलोड कर दी गई है विद आंसर की, तो आप इस क्लास के बाद समझने के बाद आप डायरेक्ट आंसर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अभी आप देखिए, इसमें आप सभी के सभी ऑप्शन आपको सही लगेंगे। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, इसी वजह से भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, और गणतंत्र का सबसे बड़ा आशय होता है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ठीक है, तो इसका वही जो हमने पहले इसका प्रश्न देखा था, उत्तर देखा था, इसका यह कि राष्ट्र का, राज्य का या राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? देखिए, किसी भी संविधान का परिसंघीय होने का मतलब ये होता है कि वहां पर राज्य में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, क्योंकि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कुछ भागों में इस प्रकार से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं कि उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, और कुछ ऐसे विषय तो बंद किए गए हैं जिनको संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। 368 के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला। इस बात पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हमने ऐसा संविधान बनाया है कि जिसका ना तो आसानी से अतिक्रमण किया जा सकता है, न ही ऐसा इतना कठोर बनाया है कि जिससे पे आप संशोधन ना कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? ठीक है, इन दोनों में मुख्य बिंदु का अंतर क्या है? इसका जो अंतर हो जाएगा, इसको हम समझते हैं क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व बिल्कुल ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ये भी सही है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा जो है, ये ब्रिटेन के संसद में या ब्रिटेन के संसदीय शासन में ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, और ये उपलब्ध है कहाँ पर? अमेरिका के संविधान में उपलब्ध है। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली तो उसे ग्रहण करी, परंतु उसके उसके सारे तत्वों को नहीं ग्रहण किया। ठीक है, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को एक्सेप्ट किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। अब देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आएंगे, आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और इसको टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग आज लगभग 40 से 42 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए कूट की सहायता से। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल उत्तर सही है, कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, इसका कारण क्या हो सकता है? उसने एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की रचना करी है। नहीं, ये एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो भारत में संघ को कुछ शक्तियां एक्स्ट्रा दी गई हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं कि संघीय प्रणाली में केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तियां दी जाए। ठीक है, ओके, तो ये जो ऑप्शन कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इससे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओके,
तो अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो ये बात कहीं कहीं सही बैठती है, क्योंकि भारत में केंद्र को कुछ भागों में, कुछ क्षेत्रों में शक्तियां ज़्यादा दी गई है। ठीक है, तो संघवाद में क्या होता है, शक्तियां पूरी तरह से विभाजित और समान रूप से विभाजित की जाती है। तो संघवाद व्यवहारिक नहीं है, परंतु संघवाद भारत में संपूर्ण तरह से विद्यमान है, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा फिर भी किया गया है। तो ये ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, कथन ए ठीक है। कारण, इसका कारण क्या जानने का प्रयास करते हैं। भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत एक संघीय राज्य क्यों नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, तो संघीय लक्षण नहीं का क्या होता है, संघीय लक्षण में क्या है कि एक ही नागरिकता। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। जैसे जो संघीय राज्य होते हैं या संघीय राष्ट्र होते हैं, जैसे अमेरिका में दो तरह की नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान का मतलब यह है कि केंद्र की नागरिकता अलग है उनके पास, नागरिकों के पास, और राज्य की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, बाकी केंद्र में राज्यों को शक्तियों को बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, ये सारी चीज़ें मैच करती है, परंतु ये मैच नहीं करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एकात्मकता वाले कौन से तत्व हैं, इनको हम समझते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आया हुआ छत्तीसगढ़ पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसको हम समझते हैं कि ये क्यों नहीं, ये एक तरह से आपका एकात्मकता वाले तत्व इनमें पाए जाते हैं। इनको ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो एकात्मक के गुण को दर्शाते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखित संविधान, ये तो कोई एकात्मकता वाला कोई तत्व नहीं है, इसको तो हम काट देते हैं। कठोर संविधान, ये भी कोई एकात्मकता वाला तत्व मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा संविधान, ना तो भारत का कोई संविधान कठोर है, ना ही वो है लचीला है। संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक वाले गुण नहीं होते हैं। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता जो होती है वो संघात्मक शासन में होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये एक एकात्मकता वाले तत्व आते हैं। देखिए, ये आपको आंसर कैसे निकालना है, जहां पर संघ का आपको प्रभुत्व दिखेगा ज्यादा, जहां पर संघ का प्रभुत्व ज्यादा दिख रहा है वो एकात्मकता का लक्षण है। इस चीज को आप समझ के चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए यही काफी है। ऊपर के तीन में आपको कहीं भी संघ का ज्यादा आपको प्रभाव दिख रहा है। लिखित संविधान भाई केंद्र के लिए भी उतना ही बराबर है, राज्य के लिए भी उतना बराबर है। कठोर संविधान भाई केंद्र के लिए अगर कठोर है तो राज्य के लिए भी कठोर है। संविधान की सर्वोच्चता केंद्र के लिए भी बराबर है, राज्य के लिए बराबर है। लेकिन राज्यपाल की जब नियुक्ति हो जाती है ना भाइयों बहनों, वो क्या कर देती है, स्टेट में कुछ तरह से डोमिनेट कर देती है। क्योंकि राज्यपाल जो होता है उसका निर्वाचन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुशंसा या प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे किया जाता है। वो एक तरह से वहाँ का प्रतिनिधि बन के ही जाता है और उस पर अलग अलग तरह से डोमिनेट करता है। और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप एग्जाम्पल किसका लिख लेंगे, जगदीप धनखड़ का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कितने कार्यों में बाधा डाला कि आप समझ सकते हैं, उसको न्यूज़ में आपका आता रहता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति पहला ठीक हो गया। दूसरा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एकात्मक तत्व नहीं है, संघात्मक लक्षण। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अभी तक हमने एक ही आंसर ठीक किया है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, वाह वाह, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। ये संघात्मकता जो का लक्षण नहीं है, एकात्मकता का लक्षण है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आता है संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट का मतलब यह है कि संविधान के आधार पर, संविधान की फेलिटी पर जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, ये चीज़ें दिक्कतें करती हैं, प्रभावित करती है राज्य को। ठीक है, तो ये जो मैंने तीन अभी दोबारा मार्क कर दिए वो यही है आंसर। और एक और देख लेते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका संघात्मकता में भी लक्षण हो सकता है, एकात्मकता में भी लक्षण हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक एकात्मकता का लक्षण ये मैं नहीं मान सकता इसको। तो ये आपके ऑप्शन 3 ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट, और इस प्रकार जो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन आपको क्लियर सही हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो ऊपर वाला प्रश्न अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो इस प्रश्न में आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया जहां पर आपको लगता है कि केंद्र मजबूत हो रहा है राज्यों के पक्ष में, वो एक एकात्मक लक्षण है। तो यहां पर हम देख लेते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो भाई इसमें तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे केंद्र मजबूत हो रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। आपका अमेरिका में जैसे 50 राज्य है ना, तो अमेरिका के जो आपका अपर हाउस है, ठीक है, अपर हाउस में हर राज्य को 2-2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, भारत में राज्यों का वितरण जो किया गया है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग वितरण किया गया है। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। और उसके बाद जो आपका ऑप्शन कहता है न्यायिक पुनरावलोकन, भाई न्यायिक पुनरावलोकन तो बहुत अच्छी बात है, इसमें राज्य कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं।
अखिल भारतीय सेवाएं ये प्रभावित कर जाती हैं, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा में जो भी आपके आईएएस या पीसीएस जो सेंटर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और उनका पोस्टिंग कहाँ पे की जाती है, स्टेट में की जाती है, और स्टेट में वो सुनते ही नहीं है, मतलब मैं ऐसे बात नहीं कहूँगा सुनते नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं सेंटर का डोमिनेंस रहता है। ठीक है, तो और लास्ट ऑप्शन देगा दी सदनात्मक व्यवस्था का, इसका कोई भी डोमिनेंस नहीं दिखता आपको कि आपका राज्यों पर दी सदन व्यवस्था से कोई डोमिनेंस राज्यों पर पड़े। तो हमारे सामने तीन ही ऑप्शन जो हैं वो ठीक निकल के आ रहे हैं, जो आपके 2, 3 और 5। ठीक है, तो इसके ऊपर 2, 3, 5 कहाँ पर है, ये हमारा है ऑप्शन बी के अंतर्गत आ गया। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आंसर आपके पास है, आप बाद में पीडीएफ में देख भी सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब भारत में संघीय व्यवस्था विद्यमान है, इस बात को कभी भी आप नकारिएगा नहीं। पहली बात तो संघीय व्यवस्था विद्यमान है, कुछ एक चीज़ों में हम एकात्मकता की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन सही हम देख लेते हैं। पहला, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ठीक है, ये भी सही है, झुकाव थोड़ा सा एकात्मकता का झुकाव है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्ता संपन्न है, गलत हो जाएगा यहाँ पर। राज्य विधायिका प्रभुत्ता संपन्न नहीं है, उनको कई मामलों में संघ के राज्य विधायिका पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एकात्मकता का लक्षण है, ऑप्शन 3 वाला जो है ना एकात्मकता का लक्षण है। विधायिकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। ठीक है, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों को मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कथन है 43 नंबर, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। परोक्षता मतलब, परोक्षता का तात्पर्य आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल परोक्षता मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, समझ गए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। परोक्षता का मतलब अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, गणतंत्रवाद में क्या होता है कि राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। ठीक है, तो ये दोनों ए और आर सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। ऑप्शन, इसका कारण क्या है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये बिल्कुल ही ठीक बात है, और इसका सही आंसर यही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। ओके, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो दल विहीन प्रजातंत्र का जो प्रावधान का अनुशंसा करी गई थी, यह महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने इसका समर्थन किया था। तो यहाँ पे अगर हम दोनों ऑप्शन लगा के चलेंगे तो हमारा आंसर ठीक बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन ए क्या कहता है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्र एकता को संरक्षित करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। भारत की राष्ट्रीयता कमजोर नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये तो आंख बंद करके आप इसको गलत कर लीजिएगा। अगर भारत की राष्ट्रीयता कमजोर है तो मतलब हम अपने देश की संप्रभुता पर, हमारी जो डिग्निटी है राष्ट्र के प्रति, जो हमारी सम्मान की भावना है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग आ चुके हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को कारण है, दूसरे का, एक को कथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, देख लेते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल भी ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व विद्यमान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यही इसके जो परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, इसका कारण यही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप बड़े ध्यान से चलिएगा, बाद में आप इसको एक बार फिर से आपको इन क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल दावेदार है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने के क्या कारण है। ठीक है, तो वृहद होने के क्या कारण हो सकते हैं,
इनमें अनेक संविधानों को अनुभव समाविष्ट है, बिल्कुल ठीक है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन भारत का संविधान वृहद होने के कारण बन जाते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। पहला कथन हमने सत्य निकाल लिया। आगे देख लेते हैं, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मकता दोनों प्रणाली की प्रणाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है, भारत का संघात्मक प्रावधान है। एकात्मकता को हम कुछ चीज़ों में अपनाया है, दोनों प्रकार को हम इसको नहीं अपनाया है, ठीक है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है, वहाँ संघीय प्रणाली फ्रांस में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ के लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट नियुक्ति नहीं की जाती प्रधानमंत्री की। तो ये ऑप्शन ए ही हमारा ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला कथन ये कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ओके। अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है, कारण भी देख लेते हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्याय पुनरीक्षण का अधिकार है। नहीं, ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो ये लक्षण है ना, ये एकात्मकता का लक्षण है, ठीक है। तो ये कारण तो सही, मतलब ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसका सही कारण व्यक्त नहीं करता, ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहे होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यही आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है क्वेश्चन के जरिए आपको एग्जाम में लाभ जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखेगा, अंत तक बने रहेगा। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण कहता है बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, यही इसका महत्वपूर्ण कारण है, मूलभूत कारण यही है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति आप किस प्रकार देखेंगे, तो संघीय है, पूर्ण रूप से संघीय भी नहीं है, एकात्मक भी नहीं कह सकते, संसदीय भी नहीं कह सकते। प्रकृति में संसदीय संघीय, परंतु भावना में एकात्मक, यह भारतीय संविधान की प्रकृति है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यह जो कहा गया था, यह कहा गया था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा था, ये जी ऑस्टिन जी ने कहा था, जी ऑस्टिन जी ने इसको कहा था, ठीक है। और अर्धसंघी किसने कहा था, वो आगे के प्रश्न में आ जाएगा। अर्धसंघात्मक कहा था केसी वियर जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कहा था केसी वियर ने, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन, ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, कोई किन्होंने कहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके आलोचन करता है भारतीय संविधान के, ठीक है। तो जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय, ठीक है। इसको आप याद कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन भी बना दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में एक किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ठीक है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, यह कथन किसका है, यह कथन जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है, ठीक है। अगला देखते हैं, मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया, ठीक है। तो प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया गया हर्बर्ट साइमन के द्वारा, ठीक है, ओके। तो ये आपका प्रशासन सिद्धांतों को स्वीकार और अस्वीकार करने वाली बात हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधित करता है, ठीक है। विधि, लॉ और स्वतंत्रता के बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन प्रतिपादित करता है। देखिए, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका नियम कानून अगर नहीं है तो आपकी स्वाधीनता का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। अगर स्वतंत्र, हर कोई बंदा स्वतंत्र हो जाएगा तो जीवन नष्ट करने में किसी को समय नहीं लगेगा। भाई मुझे स्वतंत्रता है किसी को मारने की, ठीक है, लेकिन मारने की स्वतंत्रता है तो भाई लेकिन अगर कहीं पे विधि होगी, लॉ होगा, तो स्वतंत्रता का असली मजा वही है, ठीक है। और अगर किसी को मारने की स्वतंत्रता है तो आप स्वतंत्र घूम नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, कोई किसी को मार सकता है। भाई वो मारने के लिए स्वतंत्रता है, आप घूमने के लिए स्वतंत्र, तो कोई विधि तो है नहीं ना आपके बीच में। तो यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा जो एक
फ्रेड डब्ल्यू रिंग संबंधित है, ठीक है। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ये लेखक हैं, ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है, विकास प्रशासन की उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों के द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, ठीक है। तो ये हेनरी फ्योल्जी हो जाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यह कथन W.B. डॉन हमने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता सफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। ये देखिए कथन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं कि यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है। जो गणतंत्र की अवधारणा है उनमें से ये कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, एक राज्य जिनमें जनता सर्वोच्च, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति में सारी संवैधानिक शक्ति आ जाएगी तो वो तो तानाशाह बनने में टाइम नहीं लगेगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर एक ही में निहित होगा तो वो लोकतंत्र में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था या गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, 64, निम्नलिखित में किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल आप 14 में पढ़ेंगे, जब आप मूल अधिकार में जाएंगे तो विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में से रूप में माना जाएगा, किसको माना जाएगा ये हम देख लेते हैं। शक्तियों का परिसीमन बिल्कुल ठीक है, विधि के समक्ष समानता ये भी बिल्कुल ठीक है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति लोगों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में बाद में जोड़ा गया, परंतु सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व कोई भी नहीं है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 पे, संवैधानिक सरकार वो है, ठीक है। संवैधानिक सरकार कौन सी है? जो राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, आपका जो अगर संवैधानिक सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है तो वो संवैधानिक सरकार नहीं कही जाएगी। आगे देखते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ठीक है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? एक सीमित सरकार, ठीक है, सीमित सरकार जिसके पास शक्तियाँ सीमित हो, जिसके पास खुद की जवाबदेही हो, ठीक है, संविधान के प्रति जवाबदेही हो, लोगों के प्रति जवाबदेही हो, वो एक संवैधानिक सरकार होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किसको आप स्वीकार करेंगे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर, ठीक है। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर गलत हो जाएगा। नियंत्रण का अभाव, नियंत्रण भी होना आवश्यक है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रश्न 2019 का, ठीक है। इतना आसान नहीं होते बनाना, लेकिन हम बना सकते हैं। अगर आप रिवाइज करेंगे, दोबारा से इन प्रश्नों को देखेंगे तो आप जरूर इनको बना सकते हैं, ठीक है। समाज में समानता होने का यह निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होता है, समानता क्या होता है कि आप किसी एक समाज के, एक किसी समुदाय को या एक जाति विशेष को बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार दे जाएंगे तो वो क्या है, समानता के लिए निहितार्थ हो जाता है। तो विशेषाधिकार का अभाव जो होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान है, ठीक है। तो समान विशेषताओं को हम देख लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में, ये भारत में है ना कि अमेरिका में है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये अमेरिका में है ना कि भारत में, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति, ये दोनों में विद्यमान है, राष्ट्रपति में, जो अमेरिका में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है और भारत में भी है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भारत में विद्यमान है ना कि अमेरिका में। उच्च सदन में सारे के सारे प्रतिनिधित्व समान है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा, ओके, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, दूसरे प्रशासनिक आयोग के प्रतिवेदन से भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई, ठीक है। तो किस प्रकार पहचान की गई? तो ये कहा गया है कि नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ठीक है, इसी के द्वारा ही इसकी बाधाओं की पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है। और इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न आ जाएगा, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करनी है तो निम्नलिखित में किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, जहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है और सेंटर का प्रतिनिधित्व भी है।
वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी एक आपका संस्थान आवश्यक है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, ये भी व्यवस्था है। उपरोक्त सभी के सभी ये उत्तर सही हो जाएंगे। ये उत्तराखंड पीसीएस 2017 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, ठीक है। तो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी ये 1980 के दशक में, ठीक है। तो जब राज्य के हाथ, कई राज्यों से कांग्रेस सत्ता हाथ से निकल गई थी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तब ये थोड़ा सा बहुमत जब सेंटर में नहीं रहा तो फिर वो संघात्मक की तरफ, संघवाद की तरफ खिसक गई थी, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था, और शासन व्यवस्था संबंधी हमने प्रश्नों को, थोड़ा सा वीडियो लंबी है, क्लास लंबी है, परंतु प्रश्नों को कवर करना आवश्यक था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर हम लोगों ने कर लिया होगा प्रश्नों के जरिए और कुछ लेक्चर के जरिए। और अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।